आज हम सीखेंगे शतांश और हजारवा। एक फल वाला फल बेच रहा था। रास्ते से जाते हुए राहुल की नजर फलों पर पड़ी। ताजे ताजे सेब देखकर उसका मन ललचा गया। उसने फल वाले को सेब का दाम पूछा। फल वाले ने दाम बताया 55 रुपए प्रति किलो। अगर राहुल आधा किलो सेब खरीदता है तो उसे फल वाले को कितने रुपए देने चाहिए? सोचिए सोचिए। सही सोचा। चूंकि राहुल आधा किलो सेब खरीद रहा है तो उसे दाम भी आधा ही देना पड़ेगा, यानी कि 27 रुपए 50 पैसे। क्या आप बता सकते हैं इसे हम रुपए में कैसे व्यक्त करेंगे? इसके लिए हमें संख्या के दशांश यानी टेंस के स्थान के साथ साथ शतांश यानी हंड्रेड्स और हजारवे यानी थाउजेंड स्थानों की जानकारी भी होना आवश्यक है। तो आइए रोचक तरीके से इनकी समझ बनाएं। यह 1 रुपया है। क्या आपको पता है कि 1 रुपया बराबर कितने पैसे होते हैं? 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए एक पूर्ण वर्ग रुपए 1 को निरूपित करता है। अगर हम इसे 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग होगा 1 दशांश। अगर हम प्रत्येक दशांश भाग के भी 10 बराबर भाग बनाते हैं तो हमें ऐसे कुल 100 बराबर भाग प्राप्त होंगे। अब हम कह सकते हैं कि एक पूर्ण वर्ग बराबर 100 भाग है, यानी कि 1 रुपया बराबर 100 पैसे। अगर हम सिर्फ एक भाग की बात करें तो यह संपूर्ण वर्ग का एक शतांश भाग है, यानी कि 1 पैसा रुपए का एक शतांश भाग है। यह एक भिन्न यानी फ्रैक्शन है जिसका अंश 1 और हर 100 है। एक भिन्न जिसका हर 100 हो को हम दशमलव रूप में लिख सकते हैं। जैसे एक शतांश को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। इसे हम पढ़ते हैं 0.01। अब यह दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 स्थान हैं। दशमलव बिंदु के दाईं ओर पहला स्थान दशांश यानी टेंथ्स का है और दूसरा स्थान शतांश यानी हंड्रेड्स का है। जैसा कि आप देख सकते हैं पूर्ण वर्ग का 10वां भाग 1 दशांश है। ठीक इसी प्रकार 1 दशांश का 10वां भाग 1 शतांश है। इससे आप क्या समझते हो? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं प्रत्येक स्थान का मान पिछले स्थान के मान से 1 दशांश होता जाता है। इस समझ के साथ आइए अधूरे सवाल को पूरा करते हैं। सवाल था 27 रुपए 50 पैसे को रुपयों में व्यक्त कैसे करेंगे? चूंकि 1 रुपए बराबर 100 पैसे, इसलिए 1 पैसा बराबर 1/100 रुपए। इस तरह से 50 पैसे बराबर 50/100 रुपए यानी कि 0.50 रुपए। इस प्रकार 27 रुपए और 0.50 रुपए साथ में 27.50 रुपए बन जाएंगे। जरा सोचिए, अगर हम 100 भागों में से प्रत्येक भाग को 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो कितने भाग होंगे? सोचिए सोचिए। सही सोचा, एक भाग के 10 भाग, इसलिए 100 भागों के 100 गुना 10 बराबर 1000 भाग। इन 1000 भागों में से अगर हम एक भाग लेते हैं तो यह इस संपूर्ण वर्ग का 1000वां यानी 1000th भाग होगा। इसे ही हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं और पढ़ते हैं 0.001। इस प्रकार से दशमलव बिंदु के दाईं ओर तीसरा स्थान है हजारवा। यहाँ एक संख्या है, क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? प्रयास कीजिए। आपने बिल्कुल सही पढ़ा होगा। इसे हम पढ़ेंगे 125.378। यहाँ दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है। इन्हें व्यक्त करने के लिए हम इकाई यानी यूनिट्स, दहाई यानी टेंस, सैकड़ा यानी हंड्रेड्स और हजार यानी थाउजेंड्स जैसे स्थानों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार दशमलव बिंदु के दाईं ओर एक संपूर्ण का भाग व्यक्त किया जाता है। इसके लिए हम दशांश, शतांश और हजारवा जैसे स्थानों का प्रयोग करते हैं। अगर हम दाएं से बाएं जाते हैं तो प्रत्येक स्थान अपने पिछले स्थान से 10 गुना बड़ा होता है। तो इस दिशा में हम 10 से गुणा करते हुए जाते हैं।
इसी प्रकार अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रत्येक स्थान पिछले स्थान से 10 गुना छोटा होता है। इसीलिए इस दिशा में हम 10 से विभाजित करते हुए जाते हैं। तो बताइए 1 शतांश और 1/1000वां में क्या संबंध है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। 1/1000वां 1 शतांश का 10वां भाग है, यानी कि 1/1000वां 1 शतांश से 10 गुना छोटा है। आज हमने सीखा शतांश और हजारवां। अगले वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न का दशमलव में रूपांतरण और दशमलव का भिन्न में रूपांतरण। आज हम सीखेंगे भिन्न का दशमलव में रूपांतरण और दशमलव का भिन्न में रूपांतरण। अब चलिए जानते हैं भिन्नों को दशमलव रूप में कैसे व्यक्त करें। मान लीजिए हमें 3/4 को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। इसके लिए हमें 3/4 की तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करनी होगी, जिसका हर 10, 100 या 1000 हो। यहाँ हम किसी भी प्रकार से 3/4 का हर 10 नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम 3/4 के अंश और हर को 25 से गुणा करें तो हमें 3/4 की तुल्य भिन्न 75 शतांश प्राप्त होती है, जिसका हर 100 है। अब हम 75 शतांश को 0.75 लिख सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं दशमलव रूप से भिन्न कैसे प्राप्त करें। मान लीजिए हमें 3.25 को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। इसके लिए हम एक संपूर्ण यानी कि एक इकाई को एक वर्ग मानेंगे। शतांश तक की संख्या दर्शाने के लिए हम इसे 100 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। 3 को दर्शाने के लिए हम 3 वर्ग लेंगे और इनके सभी भागों को छायांकित करेंगे। और 25 शतांश दर्शाने के लिए हम 100 में से 25 भागों को छायांकित करेंगे, जो कि व्यक्त किया जाएगा भिन्न 25/100 से। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वर्ग का छायांकित भाग पूर्ण वर्ग का 1/4 भाग है। इसलिए हम 25/100 के स्थान पर 1/4 लिखेंगे। इस तरह 3 पूर्ण और 1/4 भाग भिन्न के रूप में 3 और 1/4 इस प्रकार व्यक्त किए जाएंगे। इसलिए 3.25 का भिन्न के रूप में रूपांतरण है 3 और 1/4। गणित में किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए हम पूर्ण भाग और इकाई से छोटे भाग को अलग करते हैं। फिर हम इकाई से छोटे भाग को भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं। फिर इस भिन्न का सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म प्राप्त करते हैं और अंत में पूर्ण भाग को इकाई से छोटे भाग के साथ लिखते हैं। आज हमने सीखा भिन्न का दशमलव में रूपांतरण और दशमलव का भिन्न में रूपांतरण। अगले वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। जरा सोचिए, क्या हम शतांश और हजारवें स्थान तक की संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। हाँ, हम जरूर कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इस संख्या रेखा पर 0 से 10 तक संख्याएं व्यक्त की हैं। अगर हम संख्या रेखा को बड़ा करते हैं तो हम 0 से 1 तक का अंतर 10 बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसके साथ हम 0.1, 0.2, 0.3 इत्यादि संख्याएं व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम संख्या रेखा को और बड़ा करते हैं तो हम 0 और 0.1 के अंतर के भी 10 भाग बना सकते हैं। इस तरह से हम 0 से 1 तक के अंतर के कुल 100 भाग बना सकते हैं। इनके उपयोग से अब हम 0.01, 0.02, 0.03 जैसी शतांश स्थान तक की संख्याओं को व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हम संख्या रेखा को और बढ़ाकर 0 से 0.01 तक के अंतर को भी 10 भागों में विभाजित कर सकते हैं। यह हर एक भाग हजारवां भाग होगा, यानी कि अब हम 0.001, 0.002, 0.003 जैसी हजारवें स्थान तक की संख्याओं को भी व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमने सीखा दशमलव संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे।
आज हम देखेंगे शतांश और हजारवा के उदाहरण। अध्यापक ने अक्षय की लंबाई मापी। लंबाई थी 145 सेंटीमीटर। अध्यापक ने अक्षय को इसे मीटर में व्यक्त करने के लिए कहा। अक्षय ने लंबाई लिखी 1.45 मीटर। क्या उसने लंबाई सही प्रकार से व्यक्त की है? चलिए 145 सेंटीमीटर को मीटर में व्यक्त करें। जैसा कि आप जानते होंगे कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर का एक भाग ऐसे 100 भाग होते हैं 1 मीटर। इसे देखकर हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 शतांश मीटर। इस प्रकार 145 सेंटीमीटर बराबर 145 शतांश मीटर। जब हर 100 हो तब हम अंश के दाईं ओर के 2 स्थानों को छोड़कर दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट रखते हैं। इस तरह से 145 सेंटीमीटर बराबर 1.45 मीटर। आइए इसे दूसरे तरीके से समझें। 145 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर धन 45 सेंटीमीटर। चूंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर और 45 सेंटीमीटर बराबर 45 शतांश मीटर यानी कि 0.45 मीटर, इसलिए 145 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर धन 0.45 मीटर यानी कि 1.45 मीटर। इस प्रकार अक्षय ने मीटर में लंबाई को सही प्रकार से व्यक्त किया है। अगला उदाहरण। रिया अपनी माँ के साथ सब्जी मंडी गई। उसे एक तरबूज खरीदना था। उसने 2 तरबूज पसंद किए। एक का वजन था 3.259 किलोग्राम और दूसरे का वजन था 3.23 किलोग्राम। माँ ने रिया से पूछा, कौन से तरबूज का वजन ज्यादा है, 3.259 किलोग्राम वाले तरबूज का या 3.23 किलोग्राम वाले तरबूज का? इस पर रिया का सही जवाब क्या होना चाहिए? यहाँ हमें दोनों तरबूजों के वजनों की तुलना करनी है। तरबूजों के वजन दशमलव संख्याओं में व्यक्त किए हैं। किन्हीं भी 2 दशमलव संख्याओं की तुलना करने के लिए पहले हम इसके पूर्ण भाग की तुलना करते हैं। जिस दशमलव संख्या का पूर्ण भाग बड़ा, वह संख्या बड़ी होती है। यहाँ 3.259 का पूर्ण भाग 3 है और 3.23 का पूर्ण भाग भी 3 ही है, यानी कि दोनों के पूर्ण भाग बराबर हैं। ऐसी स्थिति में हम दशांश स्थान के अंक की तुलना करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों संख्याओं में दशांश स्थान पर अंक 2 है, इसलिए हम शतांश स्थान के अंकों की तुलना करेंगे। यहाँ 3.259 के शतांश स्थान पर 5 है और 3.23 के शतांश स्थान पर 3 है। चूंकि 5 शतांश 3 शतांश से बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3.259 3.23 से बड़ी संख्या है। इसलिए रिया का जवाब होना चाहिए 3.259 किलोग्राम। अगला उदाहरण। एक परीक्षा में अनुराग को 40 में से 29 मार्क्स मिले। प्राप्त मार्क्स को भिन्न के रूप में निरूपित कर इसका दशमलव रूप प्राप्त करें। अनुराग को 40 में से 29 मार्क्स मिले, इसलिए प्राप्त मार्क्स की भिन्न होगी 29/40। आइए इसे दशमलव रूप में व्यक्त करें। इसके लिए हमें 29/40 की तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करनी होगी, जिसका हर 10, 100 या 1000 हो। क्या आप बता सकते हैं 29/40 की तुल्य भिन्न क्या होगी, जिसका हर 10, 100 या 1000 जैसी संख्या हो? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ हम किसी भी प्रकार से 29/40 का हर 10 या 100 नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम 29/40 के अंश 29 और हर 40 को 25 से गुना करें तो हमें 29/40 की तुल्य भिन्न 725/1000 प्राप्त होती है, जिसका हर 1000 है। अब हम 725/1000 को 0.725 लिख सकते हैं। यह 29/40 का दशमलव रूप है। अगला उदाहरण। आकाश ने 1.056 को भिन्न के रूप में 1 और 7/125 लिखा।
क्या आकाश ने दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में सही प्रकार से व्यक्त किया है? यहाँ 1 इकाई है, 0 दशांश है, 5 शतांश है और 6 हजारवे है। जैसा कि आप जानते हैं, दाएं से बाएं अंकों का स्थानीय मान 10 गुना होता जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 शतांश बराबर 50 हजारवे हैं। इस तरह से अब यहाँ कुल 56 हजारवे हैं। एक पूर्ण के 1000 बराबर भागों में से 56 भागों के लिए हम भिन्न 56/1000 लिख सकते हैं। अगर हम अंश और हर को 8 से विभाजित करें तो हमें इस भिन्न का सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म प्राप्त होता है 7/125। अब 1 इकाई और 7/125 भाग मिलाकर भिन्न 1 और 7/125 लिखा जा सकता है। इसलिए आकाश ने दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में सही प्रकार से व्यक्त किया है। आज हमने देखे शतांश और हजारवा के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे शतांश और हजारवा से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1, अध्यापक ने श्यामपट्ट पर एक संख्या लिखी और बच्चों को इसे पढ़ने के लिए कहा। करण ने इसे पढ़ा 4.635, गौरव ने इसे पढ़ा 4635 और निर्मल ने इसे पढ़ा 4.635। पता कीजिए किसने दी संख्या को सही प्रकार से पढ़ा। कई बार दशमलव संख्याओं यानी डेसिमल नंबर्स को गलत प्रकार से पढ़ा जाता है। जैसे करण ने दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट के बाद के अंकों को इकट्ठा एक संख्या के रूप में पढ़ा और गौरव ने दशमलव बिंदु को नजरअंदाज कर पढ़ते समय संख्या का मान ही बदल दिया। इस तरह से ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 गलत जवाब है। सही समझ यह है कि दशमलव बिंदु के बाईं ओर लिखे अंकों को एक पूर्ण संख्या के रूप में पढ़ा जाता है, लेकिन दशमलव बिंदु के दाईं ओर के अंकों को एक पूर्ण संख्या के रूप में पढ़ना गलत है। दशमलव बिंदु के बाद हम सिर्फ अंकों को पढ़ते जाते हैं। जैसे दी संख्या को पढ़ेंगे 4.635। इस तरह निर्मल का जवाब सही है। मिथ्या धारणा 2, समीर की माँ ने समीर को केक का 1/4 भाग दिया और हिना को केक का 0.125 भाग दिया। आपकी राय में किसे ज्यादा केक मिला? कुछ बच्चे यह समझते हैं कि दशमलव संख्याएं भिन्नों यानी फ्रैक्शन से बड़ी होती है। वे तुलना करने के लिए गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग नहीं करते और समझते हैं कि हिना को बड़ा भाग मिला है। इस समझ के साथ ऑप्शन 2 यह गलत जवाब दिया जाता है। 1/4 और 0.125 की तुलना करने के लिए हमें दोनों संख्याएं या तो दशमलव रूप में लानी होगी या भिन्नों के रूप में व्यक्त करनी होगी। चलिए हम इन्हें दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं। चूंकि 0.125 पहले से दशमलव रूप में है, इसलिए हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। 1/4 को हम दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए अंश और हर को 25 से गुना करेंगे। इससे हमें 1/4 की तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त होगी 25/100। इसका दशमलव रूप होगा 0.25। अब हम 0.25 और 0.125 की तुलना करेंगे। यहाँ पूर्ण भाग बराबर है, इसलिए हम दशांश यानी टेंथ्स के अंकों की तुलना करेंगे। चूंकि 2 दशांश 1 दशांश से बड़ा है, इसलिए हम कहते हैं कि 0.25 0.125 से बड़ी संख्या है। इससे अब यह समझा जा सकता है कि समीर को बड़ा भाग प्राप्त हुआ है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1। अब हम देखेंगे शतांश और हजारवा से संबंधित साधारण गलतियां। कुछ बच्चों को यह पता नहीं होता है कि किसी संख्या में दाईं ओर स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यूज घटते जाते हैं। दशमलव बिंदु के दोनों तरफ मिलते जुलते नाम देखकर उनकी यह समझ बन जाती है कि ऐसे स्थानों का मान बराबर है। जैसे 0.428 में वे यह समझते हैं कि 4 दहाइयां हैं, 2 सैकड़े हैं और 8,000 है। यह गलत समझ है। सही समझ यह है कि 4 दशांश है, 2 शतांश है और 8 हजारवे हैं। तो आज हमने देखी
शतांश और हजारवा से संबंधित मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। आज हम देखेंगे दशमलव संख्याओं में शून्य की भूमिका। चलिए शुरुआत करते हैं एक मजेदार सवाल से। निशा, मीना और मिताली का दशमलव संख्याओं से परिचय हो चुका है। टीचर ने उन्हें 1.09 और 1.9 की तुलना करने के लिए कहा। इस पर निशा का मानना था कि दोनों संख्याएं बराबर है। मीना का मानना था कि 1.09 1.9 से बड़ी है और मिताली का मानना था कि 1.9 1.09 से बड़ी है। क्या आप बता सकते हैं किसकी समझ सही है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। निशा को मिथ्या धारणा है कि शून्य के होने या ना होने से संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए उसके अनुसार दोनों संख्याएं बराबर है। जबकि मीना की मिथ्या धारणा यह है कि 1.09 में ज्यादा अंक है, इसलिए 1.09 1.9 से बड़ी है। यह मिताली की समझ सही है। मान लीजिए हम एक बड़े वर्ग को एक इकाई मानते हैं, तो एक पूर्ण वर्ग और एक वर्ग के 100 भागों में से 9 भाग लेने पर इनका दशमलव रूप किस प्रकार व्यक्त किया जाएगा? वीडियो रोककर इस पर विचार करें। एक वर्ग यानी एक इकाई, इसलिए हम इकाई के स्थान पर 1 लिखेंगे। यहाँ एक वर्ग के 100 भाग किए हैं और इनमें से 9 भाग लिए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ एक इकाई के साथ 9 शतांश भी है, जिसे हम दशमलव रूप में 1.09 से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार अगर एक पूर्ण वर्ग और एक पूर्ण वर्ग के 10 बराबर भागों में से 9 भाग लिए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एक इकाई के साथ 9 दशांश भी है, जिसे हम दशमलव रूप में 1.9 से व्यक्त करते हैं। यहाँ 1.09 और 1.9 के निरूपण से पता चलता है कि 1.09 1.9 से छोटी है, इसलिए मिताली की समझ सही है। दशमलव संख्याओं में शून्य का बड़ा महत्व होता है। अगर किसी स्थान पर कोई भी अंक ना हो तो शून्य का एक स्थान धारक यानी प्लेस होल्डर के रूप में प्रयोग किया जाता है। शून्य के प्रयोग से संख्याओं के अंकों को उनके सही स्थानों पर व्यक्त किया जाता है। जैसे एक इकाई और 9 शतांश को 1.09 इस प्रकार व्यक्त करना सही है, जबकि 1.9 इस प्रकार व्यक्त करना गलत। दशमलव संख्याओं में स्थान धारक शून्य का प्रयोग और अच्छे से जानने के लिए आइए एक उदाहरण देखें। यहाँ कुछ संख्याएं हैं। क्या इन सभी का मान बराबर है? वीडियो रोककर इस पर विचार करें। तो आइए सही जवाब पता करें। दशमलव के संदर्भ में शून्य बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर इन्हें स्थान धारकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि इनके उपयोग से अंकों को उनके सही स्थान पर सुनिश्चित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 1.9, 10.9, 1.09, 1.009 संख्याएं एक जैसी दिखती हैं, लेकिन शून्य अन्य अंकों को उनके सही स्थानों पर पकड़ के रखता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका मान सही है। आइए इन्हें स्थानीय मान सारणी में देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1.9 में एक इकाई है और 9 दशांश है। 10.9 में एक दहाई यानी 10 इकाइयां हैं और 9 दशांश है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि शून्य के प्रयोग से अंकों का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू बदल गया है। इसी प्रकार 1.009 में एक इकाई है और 9 शतांश है। 1.009 में एक इकाई है और 9 हजारवे है। चूंकि इन सभी संख्याओं में अंकों के मान अलग अलग है, इसलिए संख्या का मान भी अलग है। अब ध्यान दीजिए 1.9, 1.90 और 1.900 पर क्या इनका मान बराबर है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। 1.9 को एक पूर्ण वर्ग और पूर्ण वर्ग के 10 बराबर भागों में से 9 भाग लेकर व्यक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार 1.90 को एक पूर्ण वर्ग
और पूर्ण वर्ग के 100 बराबर भागों में से 90 भाग लेकर व्यक्त किया जा सकता है। और 1.900 को एक पूर्ण वर्ग और पूर्ण वर्ग के 1000 बराबर भागों में से 900 भाग लेकर व्यक्त किया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन सभी संख्याओं द्वारा निरूपित भाग बराबर ही है, इसलिए ये सभी संख्याएं बराबर है। इसी के साथ हम यह भी कह सकते हैं कि दशमलव संख्याओं के अंत में कितने भी शून्य लगाए या घटाए जा सकते हैं, इससे संख्या का मान नहीं बदलता। क्या हम किसी संख्या के पहले शून्यतर अंक और अंतिम शून्यतर अंक के बीच में किसी भी स्थान पर शून्य का प्रयोग कर सकते हैं? सोचिए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इससे अंकों का स्थान बदल जाता है और इसलिए संख्या का मान भी बदल जाता है। इसलिए ध्यान रहे, हम पहले शून्यतर अंक और अंतिम शून्यतर अंक के बीच में किसी भी स्थान पर शून्य नहीं लगा सकते। साधारणतः अगर दशमलव बिंदु के बाईं ओर कोई भी अंक ना हो तो हम दशमलव बिंदु के बाईं ओर शून्य रखते हैं। दशमलव बिंदु के पहले का शून्य यह व्यक्त करता है कि संख्या 1 से छोटी है, इसलिए चाहे हम 0.1 लिखें या 0.1, दोनों का मान बराबर है। तो आज हमने देखी दशमलव संख्याओं में शून्य की भूमिका।